नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए बेसिकली अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और दो वेक्टर्स हमें गिवन है x1 एंड x2, और अगर हमें उन्हें ऑर्थोगोनल कहना है कि वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, तो उन्हें ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। कंडीशन इज x1 का ट्रांसपोर्ट इनटू x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो भी दो वेक्टर्स हमें गिवन है वो ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज एग्जांपल इज, हमारे पास एक x1 वेक्टर गिवन है 1 2 विच इज अ कॉलम मैट्रिक्स, एंड सेकेंड वन इज -2 1, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x1 का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो x1 का ट्रांसपोज हो जाएगा x1, ये हो जाएगा 1 2। ट्रांसपोज मतलब आपका जितनी भी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम अवेलेबल है तो ये एक कॉलम एक रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। नाउ अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। x2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये -2 1 एज इट इज आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो x1 का ट्रांसपोज इंटू x ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -2। फर्स्ट हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया -2 + 2, तो इक्वलेंट क्या आ जाएगा 0। 1/1 का मैट्रिक्स ही आ जाएगा, तो हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनैलिटी की ये कंडीशन से जो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अगर हमें दो वेक्टर्स अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसका नॉर्म क्या होगा, तो कंडीशन हमारे पास ये है, इफ x1 इज इक्वल्स टू abc एक वेक्टर है, देन उसका अगर हम नॉर्म निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा डबल मॉड ऑफ x1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें किसी वेक्टर का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पता करना है, नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है वो, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगी इफ x1, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ऑफ x1 आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय x1 डबल बार इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कंडीशन से हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, तो अब हमें ये बताना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, टू वेक्टर्स x1 एंड x2 आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, अदरवाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए वन इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर होना चाहिए, मतलब उन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है। लेट सपोज हमारे पास x1 एक वेक्टर गिवन है, वो है 1 एंड 2। सिमिलरली हमारे पास एक वेक्टर गिवन है x2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 4। ये दो हमारे पास वेक्टर गिवन है। अब हमें बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो जो x2 है वो x1 का अगर हम ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ x2, और x2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x1। यही हम कह रहे हैं कि two vectors x1 and x2 are said to be linearly dependent if one is constant multiple of other। तो इन दोनों में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मतलब कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन तो है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कि x1 इज 1 2, ठीक है, एंड x2 जो है
वो है 3 4। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं निकल के आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन है। नाउ अगर हमें किसी मतलब इस फॉर्म में अगर हमें दिया जाता है कि n वेक्टर्स, हमें मल्टीपल वेक्टर्स गिवन है x1 x2 xn गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी कंडीशन है कि n वेक्टर्स x1 x2 अप टू xn आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट, मतलब जो उनके जो कांस्टेंट हैं k1 k2 kn नॉट ऑल जीरो। ठीक है, ये सारे k1 k2 n की सारी वैल्यू जीरो नहीं है, अभी हमें ये लेकर के चलना है। और वो इस तरीके से है कि k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 प्लस अप टू ये kn इंटू xn तक आर मल्टीप्लाई अगर हम करा रहे हैं और उनका एडिशन करा रहे हैं तो वो जीरो आना चाहिए। तो हमारा जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर हमारे पास n वेक्टर्स गिवन है x1 x2 xn है, अगर हमें से पूछा जा रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये पता करना है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कब होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर जो इसमें कांस्टेंट है वो जीरो नहीं हुए। ठीक है, इनके जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो नहीं है, लेकिन जब हम इनका वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करा करके ये जो इक्वेशन है अगर ये फुलफिल हो जाती है और इक्विवेलेंट जीरो आ जाता है तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, सेम कंडीशन है, मतलब ये जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ है कि अगर k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 अप टू kn इंटू x1 ये जीरो है और जो हमारे k1 k2 kn अगर जीरो आ रहे हैं, ठीक है, जो हम कांस्टेंट हैं मल्टीप्लाई करा रहे हैं अगर वो जीरो आ रहे हैं तो हमारे ये x1 अप टू xn जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो वेक्टर्स की बात हुई। मतलब अगर हमसे किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा करके पूछा जा रहा है, लेकिन अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया गया है, जो वेक्टर्स हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, तब हम वो कैसे पता चल लगाएंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं। जो वेक्टर्स है पहले उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसका रैंक निकालते हैं। अगर रैंक जो है वो नंबर ऑफ गिवन वेक्टर के इक्वल आ जाता है और अगर जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्विवेलेंट नहीं आता है तो जो गिवन वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर रैंक जो है जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है उससे कम है या जो मतलब मैट्रिक्स हम बना रहे हैं वेक्टर्स को कंबाइन करके उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ये कंडीशन हमें याद रखना है। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है द वेक्टर्स दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों से एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू, हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, -2 -1 -3 -1। नाउ 1 2 3 -1 1 0 1 1। ओके, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है। हमने क्या देखा था, जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका हमें रैंक पता करना है, देन हम डिसाइड करेंगे कि लीनियरली वो डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और रैंक हमें पता करने के लिए क्या करना होता है, हमें जो मैट्रिक्स है उसे एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये भी हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि एशलॉन फॉर्म क्या होता है। तो हम आइए इसे एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ जो स्टार्टिंग है वो नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए, वो नंबर ऑफ जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो में अगर यहाँ जीरो आ रहा है तो सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट और फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट जीरो होना चाहिए, थर्ड रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सेकेंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट हम जीरो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट रो सेकेंड रो को ऐड कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2 प्लस R1। ठीक है,
सिमिलरली अगर हमें R3 को भी यही काम करना है तो R3 इज इक्वल्स टू सेम ट्वाइस ऑफ R3 प्लस R1। तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज रह जाएगी, तो वो हो जाएगा -2 -1 -3 एंड -1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 -2 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4 -1 3 3 2 जा 6 -3 3 -2 -1 -3। नाउ सेम हमें थर्ड कॉलम में थर्ड रो में भी करना है। तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0 -1 -1 2 -3 -1 2 -1 1। ठीक है, ये हो गया। नाउ हमें क्या करना है कि इस एलिमेंट को भी 0 करना है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो और थर्ड रो में हम थर्ड रो पूरी 0 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा R3 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ R3 प्लस R2। तो जब आप इसे करोगे तो हमारी जो थर्ड रो है वो पूरी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 -1 0 3 3 -3 0 0 0 0। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या आ गया, रैंक ऑफ ए हमारा आ गया है 2 और नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें कितने गिवन है 1 2 3। ये लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर्स की, और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं 3। तो हम देखते हैं क्या कंडीशन थी कि अगर लेस देन है तो जो हमारे वेक्टर्स गिवन है वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज अगर हमें पता करना है तो द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम उसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू पता करते हैं तो वो होता है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज हमें a गिवन है, तो a की वैल्यू हम ले लेते हैं -2 2 2 एंड -2। ये हमें a गिवन है और हमसे कहा गया है कि इसकी हमें आइगन वैल्यू पता करना है। तो जब आइगन वैल्यू पता करना है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करनी पड़ेगी, वो हो जाएगी a माइनस ऑफ लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा -5 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई हम सबको पता है। अगर हमें 2x2 का मैट्रिक्स लेना है तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होंगे, दैट मीन्स 1 0 0 1। ठीक है, अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम i इस मैट्रिक्स में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और a में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ लैम्डा 2 एज इट इज, यहाँ 2 एज इट इज -2 माइनस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू -2 माइनस ऑफ लैम्डा -4 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू पता करना है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 6 ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 प्लस 1 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -6। ये आपकी आइगन वैल्यूज हुई, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज पता कर सकते हैं। नाउ हमें आइगन वैल्यूज की कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आइगन वैल्यूज अगर हमें पता करना होता है तो हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन होती है हम उसी से ही आइगन वैल्यूज निकालें। उसकी सब कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, अगर हमें वो प्रॉपर्टीज पता है तो हम वहाँ से और ये वैल्यू भी मतलब निकाल सकते हैं।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? ट्रेस हमने आपको एकदम फर्स्ट लेक्चर में इसके जो लीनियर अलजेब्रा है इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रेस होता है हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स की वो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो ट्रेस में हमारे ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए अगर हमें देखना है तो हम कहेंगे उसका ट्रेस। तो ट्रेस क्या हो जाएगा? 1+4 हम कर देंगे, तो 1+4 ये जो आइगन वैल्यूज अगर हमें पता करना है तो ये हो जाएगी उसकी ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू अगर हमें पता करना है किसी मैट्रिक्स का तो हम वो पता कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकाल लेंगे तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो इक्विवेलेंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के। अगर हम इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगा। और दूसरी चीज भी तीसरी चीज ये है कि वो इक्विवेलेंट होगा -1 की पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म in the characteristic equation if the coefficient of lambda की पावर n is 1। ये हम देख लेते हैं कि अगर हमें यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालना है तो अगर हमने मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली तो लेट सपोज अगर हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट होगा -1 की पावर n जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है वो इनटू कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें लैम्डा अवेलेबल नहीं है। जैसे फर्स्ट टर्म में लैम्डा है, सेकंड टर्म में लैम्डा है, थर्ड टर्म में लैम्डा, लेकिन यहाँ पर लैम्डा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट? तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। तो n मतलब कितने बाय कितने का? 3x3 का मैट्रिक्स है तो पावर n हो गया इनटू कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? k ऑफ 3। तो ये हो गया k ऑफ 3। ये हमारा इक्विवेलेंट होगा डिटर्मिनेंट के। तो हमारे पास तीन टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए वो इक्विवेलेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के और वो इक्विवेलेंट होगा -1 की पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से पता करते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब लैम्डा जो की पावर जितना भी ये वाली टर्म है ये 1 होना चाहिए, मतलब लैम्डा की पावर 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, लैम्डा की जितनी भी पावर है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें सिर्फ लैम्डा की पावर 3 के टर्म में लेकर के आना है। तो हम पूरी इक्वेशन में k1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया लैम्डा की पावर 3 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 लैम्डा स्क्वायर प्लस k3 डिवाइडेड बाय k1 लैम्डा प्लस k4 डिवाइडेड बाय k1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसकी कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। तो हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। तो कितना हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? k4 अपॉन k1। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। Now next property is the eigenvalue of symmetric matrix are purely real। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमने उसका ट्रांसपोज भी निकाला है और वो सेम आता है उसी मैट्रिक्स के तो वो मैट्रिक्स होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो प्योरली रियल आएगी। ये जो प्रॉपर्टीज बेस्ड समटाइम्स आपकी जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी आप ये बताइए। ठीक है, द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ईदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है? अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है तो जो जिस बेसिक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला है वो उसके माइनस के इक्विवेलेंट आता है। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को निकालते हैं तो वो या तो 0 आएगी या प्योरली इमेजिनरी आएगी। नाउ नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 सिंस
एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 0। अगर हम बात कर रहे हैं ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमने देख लिया, उस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। लेकिन अगर ये ऑड ऑर्डर्ड हो गया, ऑड ऑर्डर मतलब आपका 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, 5x5 का मैट्रिक्स हो गया, अगर इस ऑर्डर ऑड ऑर्डर का अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, क्योंकि जब आप उसमें से आइगन वैल्यू निकालेंगे तो कोई भी एक ना एक आइगन वैल्यू 0 आएगी, और अगर कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है तो हमने कहा था डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इन सबका प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट जो होगा इक्विवेलेंट होगा डिटर्मिनेंट के। तो अगर एक आइगन वैल्यू कम से कम 0 आ रही है तो जब आप 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। डिटर्मिनेंट 0 होगा क्योंकि जब भी हम इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे तो उसमें से कोई ना कोई मैट्रिक्स कोई ना कोई आइगन वैल्यू 0 आएगी, ये पक्की बात है। और ये 0 आएगी तो जब आप 0 को किसी भी और नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। नाउ नेक्स्ट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। ठीक है, अगर हम ए का आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए ट्रांसपोज का भी आइगन वैल्यू सेम ही आएगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट, इट्स कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर आप देखो तो डायगोनल से ऊपर में इसमें नंबर्स अवेलेबल है, इसके नीचे सारे नंबर 0 हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली अगर हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखना है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये हो जाएगा 1 3 6, और इसके नीचे नंबर अवेलेबल है 2 0 5, लेकिन इसके ऊपर में सारे नंबर 0 है, तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब हम आगे देख लेते हैं, पहले हम इन दोनों का देख लेते हैं। अगर लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इनका हमें आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसके डायगोनल एलिमेंट ही निकल के आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो किसी भी एक मैट्रिक्स का निकाल के देख सकते हैं, लेकिन वो पक्का यही बात आएंगे। तो इसका आइगन वैल्यूज आ जाएगा 1 3 6, ये हो गई आपकी आइगन वैल्यूज। सिमिलरली अगर आप इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे सेम, तो वो आएगी 1 3 6। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका अगर आपको आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो उसकी आइगन वैल्यूज होगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे इसके सिर्फ डायगोनल जो है वो एलिमेंट अवेलेबल है, इसके बाद नीचे और ऊपर दोनों साइड 0 0 0 मतलब लोअर और अपर ट्रायंगुलर दोनों ये फुलफिल करता है, तो इसका भी अगर हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी 1 3 5। ठीक है, तो हम अगर इस टाइप का मैट्रिक्स हमें गिवन होता है तो हम निकालते नहीं है, डायरेक्टली हम जो इसकी डायगोनल एलिमेंट है वो लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए हैज आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, तो हमें अगर ये सारे पॉइंट से अगर हमें इन सारी जो ए जो है उसकी वैल्यूज पता करना है तो हम किस तरीके से आइगन वैल्यूज पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है ए की अगर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n है, तो अगर हमें ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज पता करनी होंगी तो वो होगी लैम्डा 1 का स्क्वायर लैम्डा 2 का स्क्वायर अप टू लैम्डा ऑफ n का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें ए की पावर आर का आइगन वैल्यू पता करना है तो वो हो जाएगी लैम्डा 1 की पावर आर लैम्डा 2 की पावर आर लैम्डा n की पावर आर। सिमिलरली अगर हमें ए इनवर्स जो है उसकी आइगन वैल्यूज पता करनी है तो वो हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा ऑफ n। सिमिलरली अगर हम ए जो मैट्रिक्स है उसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं एंड देन उसके आइगन वैल्यूज अगर हमें पता करना है तो वो हो जाएगा
k ऑफ लैम्डा 1, k ऑफ लैम्डा 2, k ऑफ लैम्डा n। दैट मीन्स कि हम सेम कांस्टेंट से आइगन वैल्यूज में मल्टीप्लाई करा देंगे। ना अब अगर हमें पता करना है a माइनस ऑफ ki की आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो सिमिलरली हम सिंपल सा जो लैम्डा जो आइगन वैल्यूज है उसमें भी k से सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ 1 माइनस ऑफ k, लैम्डा ऑफ 2 माइनस ऑफ k, लैम्डा ऑफ n माइनस ऑफ k। अगर हमें a की आइगन वैल्यूज गिवन है और अगर हम एडजॉइंट ऑफ a की आइगन वैल्यूज पता करना चाहते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ 2 अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ n। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनका हमें मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे अगर फर्स्ट वैल्यू हमें पता करना, मतलब फर्स्ट आइगन वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 को छोड़ देंगे, उसके अलावा सारी जो आइगन वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा अगर लैम्डा 2 पता करना है, तो हम लैम्डा 2 जो यहाँ पर गिवन है उसकी वैल्यू छोड़ देंगे, उसके अलावा सारी लैम्डा मतलब सारे आइगन वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए, लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 3/3 का और उसकी हमें आइगन वैल्यूज गिवन है 0, 1, 2। ठीक है, ये हो गया लैम्डा ऑफ 1, लैम्डा ऑफ 2, लैम्डा ऑफ 3। नाउ अब हमसे कहा गया है कि एडजॉइंट ऑफ A, हमें जो मैट्रिक्स A गिवन था उसका एडजॉइंट ऑफ A की आइगन वैल्यूज पता करनी। तो वो क्या करेंगे, क्या कंडीशन कह रही है कि अगर फर्स्ट टर्म है तो लैम्डा 1 छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका मतलब हुआ लैम्डा 1 मतलब फर्स्ट टर्म छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लैम्डा 2 लैम्डा 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 2। ठीक है, नाउ सेकंड आइगन वैल्यू पता करनी है, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड लैम्डा 2 छोड़ करके बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 3, 0। सिमिलरली थर्ड का पता करना है, तो थर्ड छोड़ देंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, सिमिलरली अगर हमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए है 4/4 का, उसकी हमें आइगन वैल्यूज गिवन है 0, 1, 2, 3। ये हो गया लैम्डा ऑफ 1, लैम्डा ऑफ 2, लैम्डा ऑफ 3, लैम्डा ऑफ 4। नाउ अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए है उसकी आइगन वैल्यूज पता करनी है, तो लैम्डा 1 मतलब फर्स्ट आइगन वैल्यू पता करना है, तो लैम्डा 1 छोड़ के बाकी सारी आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 6। सेकंड पता करना है, तो सेकंड छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 इंटू 2 इंटू 3, 0। थर्ड छोड़ देंगे, थर्ड वैल्यू पता कर रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0 इंटू 1 इंटू 3, 0। नाउ फोर्थ छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0। तो इस तरीके से हम अगर किसी मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यूज गिवन है, तो उसके एडजॉइंट ए की भी वैल्यू हम एडजॉइंट ए के आइगन वैल्यू की भी आइगन वैल्यूज भी पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन गिवन है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ये मैट्रिक्स है R4 + 4 एंड 8, देन x की वैल्यू हमें पता करना है। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट तो ये प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादातर इन्हीं प्रॉपर्टीज में से पूछे जाते हैं आइगन वैल्यूज टॉपिक में से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज क्या है, 4 एंड 8। तो 4 + 8 इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। दैट मीन्स ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 एंड y, तो हो जाएगा 2 + y। तो जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10। नाउ सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ y माइनस ऑफ 3 ऑफ x। तो ये हुआ 32 माइनस ऑफ y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 2 इंटू 10 माइनस ऑफ 3x। तो ये हो जाएगा 32 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 ऑफ x। तो यहाँ से ये आ जाएगा 12
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है। Now, next question is given to us. Let A be a 3 by 3 matrix whose eigenvalues are 1, 2, 3. ठीक है, हमसे कहा गया है कि एक मैट्रिक्स A है, उसकी वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज हमें गिवन है। देन आइगन वैल्यूज ऑफ हमें पता करना है A स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A प्लस थ्राइस ऑफ A क्या होगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही लग रहा है हमें, तो इसको हम पता करते हैं। अगर A की हमें आइगन वैल्यूज गिवन है तो A की क्या आइगन वैल्यूज हमें गिवन है 1, 2, 3, तो A स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी सिंपल आइगन वैल्यूज को हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1, 4, 9। नाउ अब हमें ट्वाइस ऑफ ए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्वाइस ऑफ ए तो आइगन वैल्यूज में भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 4, 6। नाउ थ्राइस ऑफ आई, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो और 3 है तो उसकी आइगन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी। देखिए डायगोनल एलिमेंट बन जा रहा है, आइडेंटिटी मतलब 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। नाउ अब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये 1 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। डायगोनल एलिमेंट डायगोनल हमारा मैट्रिक्स हो गया, तो डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है डायगोनल एलिमेंट, तो ये हो जाएंगी 3, 3, 3। नाउ अब हमें क्या करना है इन सबको ऐड करना है, तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ आई इज इक्वल्स टू, आप इन सबको ऐड कर दो 3, 5, 6, तो ये हो जाएगा 6, 4, 4, 8, 3, 11। ठीक है, 9 प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा 18। तो ये हमारी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ आई की आइगन वैल्यूज निकल के आती है, ये इसका आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी अ 3 by 3 मैट्रिक्स हुज आइगन वैल्यूज आर, ये गिवन है, एंड बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, देन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी पता करना है। ठीक है, ओके, तो हमें बी सबसे पहले पता करना है और ए गिवन है, तो हमें ए की आइगन वैल्यूज क्या गिवन है, सेम पिछला ही जैसा क्वेश्चन लग रहा है ये। तो सबसे पहले हम ए की आइगन वैल्यूज देख लेते हैं। ए की आइगन वैल्यूज हमें गिवन है 3, 2 माइनस ऑफ 1। अब हमें पता करना है बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, तो सबसे पहले ए हमें पता चल गया, तो हम ए स्क्वायर की भी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, 4, 1। ठीक है, नाउ अब हमें पता करना है ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, मतलब हम ये वाली आइगन वैल्यूज है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 9 माइनस 3, 6, 4 माइनस 2, 2, 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। नाउ ये हमारे पास इज इक्वल्स टू क्या है, ये बी आ गया, क्योंकि बी हमें क्या कहा था ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1। नाउ अब हमें क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, जो पिछली हमारी प्रॉपर्टी थी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 6 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।